दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फ्लर्टी वाइफ इज रूड हीरो। एपिसोड 34। तंश, मेरे साथ जबरदस्ती करके मिल गई तुम्हें खुशी और मम्मा। आह मम, कर्श जोर जोर से रो रहा था। उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो उसे उठाकर फेंक रहा था। रोने से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। स्माइली, अंश, तक्ष और त्रांश उसे घूर रहे थे। स्माइली किसी तरह कर्श को उठाकर अपनी गोद में बैठा लेती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेबी क्यों रो रहे हो? मम्मा और डैडी शाम तक आ जाएंगे, चलो हम खेलने चलते हैं। कर्श उसे कसकर पकड़ लेता है और हाथ पैर चलाने लगता है। स्माइली भी छोटी थी, उसे संभाल नहीं पाती, जिस कारण वह पीछे की तरफ गिर जाती है, लेकिन गद्दा होने के कारण उसे चोट नहीं लगती। कर्श ये देखकर घुटनों के बल चलते हुए बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। स्माइली ने देखा कि वो गिरने वाली थी तो उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। कर्श गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन स्माइली उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, तुम गिर जाओगे। तब त्रांश की नजरें कर्श पर जाती हैं तो वह भी रोने लगता है। उसे अचानक यह एहसास होता है कि अमायरा आसपास नहीं है। उसकी नीली आंखों में आंसू भर आते हैं और वह और जोर से रोने लगता है। मम, आह, हा। तक्ष पैर के बल चलते हुए कर्श को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि कर्श नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। वो कर्श के दूसरे हाथ को पकड़कर बोला, कच आओ। वो उसे ऊपर की तरफ खींचने लगता है, लेकिन वो छोटा था, इसलिए वो ज्यादा ताकत का यूज नहीं कर पा रहा था। अंश ने देखा कि त्रांश भी नीचे की तरफ खिसकने लगा था, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन त्रांश एग्रेसिव होकर अंश को नुकसान पहुंचाने लगता है। स्माइली को अब कर्श को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, निशांत अंकल, निशांत अंकल। कर्श स्माइली से अपना हाथ एकदम से छुड़ा लेता है और अगले ही पल वो बेड से नीचे गिर जाता है। स्माइली अपना चेहरा ढककर जोर से चिल्लाती है, डैडी, लेकिन उसे कर्श के गिरने की आवाज नहीं सुनाई दी, तो उसने जल्दी से अपनी आंखों से हाथ हटाकर सामने देखा। वो खुशी से बोली, डैडी, और जल्दी से सामने खड़े इंसान के पैर पकड़ लेती है। तक्ष ने सुना कि स्माइली सामने खड़े इंसान से क्या कह रही थी, तो वह भी रोते हुए अपने हाथ को ऊपर करके बोला, डैडी। अंश भी उस इंसान की तरफ देखने लगा, वही त्रांश जिसकी नीली आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो अब शांत होने लगा था, लेकिन एग्रेसिव होकर उसने अंश के हाथ को खरोंच भी दिया। वो रोते हुए अपने पैरों के बल चलते हुए बेड के किनारे पहुंच गया और अपने हाथ ऊपर करके बोला, डैडी। ठीक उसी वक्त निशांत हाथ में 4 मिल्क की बोतल लेकर वहां आ जाता है। जैसे ही उसने सामने खड़े इंसान को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाया। उसे सिर्फ उस इंसान की बैग देखी जिसमें आर्मी यूनिफॉर्म पहना थी। वो काफी लंबा था और उसका ऑरा डरावना था। निशांत खुद से बड़बड़ाता है, ये ज़ोंबी बच्चे तो किसी के पास नहीं जाते, खासकर त्रांश पर, और यह इंसान कौन है? तभी त्रांश ने देखा कि सामने खड़ा इंसान उसकी गोद नहीं ले रहा था, तो वो एग्रेसिव होकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। त्रांश गुस्से में बोला, डैडी, उसकी आंखों में लालपन आ गया था। निशांत मुस्कुराते हुए बोला, तुम बच्चों के कितना डैडी है, जिसे देखो अपना डैडी बनाकर घूमा करते हो। एक काम क्यों नहीं करते? तुम लोग मुझे भी अपना डैडी क्यों नहीं बनाते? लेकिन मुझमें तो कोरोना वायरस है, जो मुझे देखते ही दूर भागने लगते हो। त्रांश उसे गुस्से से देखता है और उसकी नीली आंखें इतनी गहरी हो जाती हैं कि निशांत उनमें देखते हुए हिप्नोटाइज हो जाता है। ये देखकर वो इंसान जल्दी से अपने हाथ को त्रांश की आंखों के सामने लगाता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। त्रांश उसके कंधे पर सिर रखकर लेट जाता है। इस बीच कर्श उस आदमी की आर्मी यूनिफॉर्म पर लगे मेडल को नोचने की कोशिश कर रहा था। अंश चुपचाप बैठा हुआ था। तभी अचानक अंश रोते हुए चिल्लाया, मम, आह, हा। निशांत ने गौर से उस इंसान को देखा, लेकिन अभी तक उसकी शक्ल नहीं देख पाया था। अंश के रोने से वो जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। अंश रोते हुए बोला, मम, सारे बच्चे शांत हो गए थे, सिर्फ अंश के अलावा। वो काफी ज्यादा रो रहा था। स्माइली ये देखकर उस इंसान के पैरों को और भी टाइट पकड़ते हुए बोली, डैडी नंबर 1, आप अंश को शांत कराइए ना। हर्ष ने कर्श को अपनी सर्द नजरों से देखा, जो अब उसकी वर्दी के साथ खेल रहा था। हर्ष सभी बाकी बच्चों को देखता है, जो आराम से उसकी गोद में बैठे थे। तक्ष और कर्श जैसे उसे खिलौने समझकर उसके वर्दी पर लगे मेडल को नचाने की कोशिश कर रहे थे। हर्ष, तक्ष, कर्श और त्रांश को बेड पर बैठाता है, फिर जैसे ही अंश की तरफ बढ़ता है, कर्श और त्रांश जोर से रोने लगते हैं। हर्ष को त्रांश के एग्रेसिव नेचर के बारे में अच्छी तरह से पता था, तो वो उसे शांत करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैं यहीं पर हूं, फिर क्यों रो रहे हो? त्रांश उसकी गोद में लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तक्ष और कर्श भी जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे पकड़कर खड़े हो जाते हैं।
फिर दोनों उसके मेडल को नचाने लगे। हर्ष डोमिनेटिंग आवाज में बोला, मैं तुम दोनों का खिलौना नहीं हूं। कर्ष ने हर्ष के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, तो उसने हर्ष के बालों को नोच लिया। हर्ष गुस्से में बोला, यह क्या कर रहे हो? हर्ष को देखकर कर्ष फिर से उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। हर्ष के माथे पर बल पड़ गए और उसे पछतावा होने लगा कि वो यहाँ क्यों आया, क्योंकि ये बच्चे उसे खिलौना समझ रहे थे और उस पर चढ़ रहे थे। स्माइली निशांत के पास जाती है और अंश को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन अंश चुप नहीं होता और मिल्क पीने की बजाय जोर जोर से रोता है। ये देखकर स्माइली परेशान होकर बोली, क्यों न हम अंश को मम्मा के पास लेकर चलें? अंश ये सुनते ही चुप हो जाता है। निशांत परेशान होकर दोनों को देखता है। तभी हर्ष अपनी ठंडी आवाज में बोला, उसे लेकर जाओ। स्माइली खुश होकर बोली, हाँ, हम सभी डैडी नंबर 1 के पास रहेंगे। निशांत अंकल, आप अंश को मम्मा के पास लेकर जाइए। निशांत मन ही मन बड़बड़ाया, डैडी नंबर 1, डैडी नंबर 2, डैडी नंबर 3 और पता नहीं कितने डैडी हैं इन बच्चों के। फिर निशांत अंश को देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए मिल्क की बोतल को पैक करता है और उसे लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर में निशांत अंश को अपनी गोद में लेकर सेट पर पहुंच जाता है। अंश अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखता हुआ बोला, मम। निशांत मुंह बनाकर बोला, अरे चल रहा हूं, और अभी मैं तुम्हारा काम न कर रहा होता तो तुम मुझे मार रहे होते। अंश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वो इधर उधर अमायरा को ढूंढ रहा था। निशांत कुछ ही चला, फिर परेशान होकर बोला, मैं ऐसे नहीं जा सकता, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज किया। इस बीच अमायरा और तंश अभी भी कमरे में थे। अमायरा की आंखों में गुस्सा और आंसू थे। अमायरा ने चादर से खुद को ढका हुआ था और उसके सारे कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। तंश अपने कपड़े पहनकर पॉकेट में हाथ डालते हुए लगातार अमायरा को घूर रहा था। उसकी नजरें अमायरा पर थीं। अमायरा चादर से खुद को ढकते हुए गुस्से में बोली, मन भर गया तुम्हारा, मिल गई शांति, मेरे साथ जबरदस्ती करके। तंश शैतानी मुस्कान के साथ उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, वाइफी, ये मेरा हक है जो तुम मुझसे छीन नहीं सकती हो, और अगर मैं जबरदस्ती करता तो तुम अभी तक मुझे जवाब नहीं देती, बल्कि बेड से उठ भी न पाती। मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया है और तुम्हारे कपड़े उतारे हैं ताकि तुम्हें याद दिला सकूं तुम पर सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। तुम्हारे शरीर पर जो निशान मैंने दिए हैं वे हमेशा तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम सिर्फ तंशवर्धन जिंदल की हो। इतना कहने के बाद तंश ने अमायरा को एक आखिरी बार तीखी नजरों से देखा, फिर उसकी तरफ झुकने लगा। अमायरा पीछे हटने लगी, लेकिन तंश ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर उसके सीने पर बने अपने नाम के टैटू पर अपने होठों को रख दिया और गहरी आवाज में बोला, आज मैं बीच में रुक गया और तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा हूं और आगे भी ऐसा नहीं होगा। एक बार हम घर पहुंच जाएं, फिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। अमायरा गुस्से में बोली, तुम्हें बस यही सब चाहिए, है ना? तुम्हें बाकी लड़कों की तरह मेरी बॉडी चाहिए? तंश उसके दोनों गालों को पकड़ते हुए उसके होठों पर किस करते हुए सर्द आवाज में बोला, राइट वाइफी, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी बॉडी के साथ साथ तुम भी चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारी बॉडी का क्या करूंगा? तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारी किडनी, तुम्हारा खून, तुम्हारा सोल, बोन, सब कुछ चाहिए मुझे। और तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि मेरे बीच में रुक जाने के कारण तुम सेटिस्फाइड नहीं हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूं? लेकिन ये जगह सही नहीं है। एक बार हम घर पहुंच जाएं, फिर मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड करूंगा। अमायरा गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। ये देखकर तंश उसे गहरी नजरों से देखते हुए हल्का सा दूर हो जाता है। ठीक उसी वक्त तंश का फोन बजने लगता है। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉल काटने वाला था, लेकिन कुछ सोचकर वो कॉल रिसीव कर लेता है। फिर भी वो अमायरा से दूर नहीं होता, बल्कि उसके गर्दन पर किस करता है। अमायरा गुस्से में उसे खुद से दूर करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने अंश का नाम सुना वो रुक जाती है। दूसरी तरफ से निशांत हल्के गुस्से में बोला, अपने इस ज़ोंबी जैसे बेटे को ले जाओ आकर, मुझे परेशान कर रखा है इसने और मैं सेट के बाहर ही खड़ा हूं। इतना कहकर निशाने कॉल कट कर देता है। फोन कटते ही तंश खड़ा हो जाता है और एक नज़र अमायरा को देखते हुए बाहर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, अमायरा ने एक बार खुद को देखा, फिर गुस्से से बोली, आखिर इस आदमी में है क्या? उसकी आंखों में देखते ही मैं सब भूल जाती हूँ, और जो ये मेरे साथ करना चाहता है मैं उसे सब करने देती हूँ। इसका टच मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन इसका एरोगेंट नेचर और बार बार गुस्से में आना मुझे पसंद नहीं। आखिर मैंने इसे क्यों नहीं रोका? वो जल्दी से खड़ी होकर अपने कपड़े पहनने लगती है और मन में सोचने लगी कि अच्छा हुआ तंश आगे नहीं बढ़ा और उसने लिमिट क्रॉस नहीं की थी। वहीं तंश एक्सप्रेशनलेस होते हुए सेट के बाहर जा रहा था। रास्ते में जय ने उसे एक टी शर्ट दी थी जिसे तंश ने पहना था, लेकिन हमेशा की तरह उसने मास्क भी पहना हुआ था। वो एरोगेंटली बाहर पहुंचता है और साइड में खड़ा निशांत उसे मिल जाता है। अंश जो आसपास देख रहा था उसे देखते खुश हो जाता है। उसके आगे के 4 दांत दिख रहे थे, जिस कारण वो क्यूट लग रहा था। अंश तंश की गोद में कूदते हुए रोकर बोला, डैडी,
तंच ने उसे गोद में उठाया और उसके गालों को खींचते हुए डोमिनेटिंग आवाज में बोला, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी बीवी के लिए रो रहे हो। एक मर्द कभी भी दूसरे की बीवी पर नजर नहीं डालता। निशांत को सिर में हल्का दर्द होने लगा और वो बड़बड़ाते हुए चला गया, कितना अजीब परिवार है, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा इनकी बातें सुनकर। उसके जाते ही तंच और अंश एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अंश मुंह बनाकर बोला, मम। तंच अंश के गालों को दबाते हुए ठंडी आवाज में बोला, इतनी फीलिंग के साथ मेरी बीवी को मत पुकारो, और यह मत भूलो कि तुम्हारे पास तुम्हारे डैडी भी है। इतनी फीलिंग के साथ सिर्फ मुझे बुलाओ। अंश को ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो तंच को देखते हुए चुपचाप अपनी नजरें झपकाने लगा। तभी तंच ने उसे धमकी दी, अगर तुमने ड्रामा किया तो मैं तुम्हें मिलवाने नहीं ले जाऊंगा। अंश फिर से चुपचाप अपनी पलकों को झपकाते हुए तंच को देखता रहा। तंच ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। तंच अंश को अपने टी शर्ट के अंदर डाल लेता है और एक हाथ से उसे पकड़ लेता है। अंश ने शर्ट के अंदर से तंच के चेहरे को देखा और कंफ्यूज होकर बोला, डैडी। तंच ने कॉलर के अंदर से उसकी तरफ झुकते हुए गहरी आवाज में कहा, आवाज मत करना, वरना अगली बार से मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास नहीं लेकर जाऊंगा और वापस निशांत के पास फेंक दूंगा। अंश गुस्से में मुंह फुला लेता है, लेकिन वो चुपचाप तंच को पकड़ लेता है। तंच ने जो टी शर्ट पहना था वो बहुत ढीली थी और अंश टी शर्ट के अंदर बिल्कुल चिपका हुआ था, जिस कारण पता नहीं चल रहा था कि तंच ने किसी को उठाया हुआ है। वो धीरे धीरे रूम की तरफ वापस जाने लगता है। तभी तंच ने अमायरा की आवाज सुनी। वो पलटकर देखता है, अमायरा डायरेक्टर के पास खड़ी थी। डायरेक्टर गुस्से में चिल्ला रहे थे। अमायरा समझाते हुए बोली, आई एम सॉरी, लेकिन अब मैं फिल्म की शूटिंग नहीं कर सकती। मैं अभी और इसी वक्त यह फिल्म छोड़ना चाहती हूँ। तंच ने देखा कि डायरेक्टर अमायरा पर चिल्ला रहे हैं तो उसका चेहरा डार्क हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। तभी विश्वास आ जाता है और तंच को ब्लेजर पहनाता है। तंच धीरे धीरे अमायरा के पास जाने लगा। वही अंश जैसे ही अमायरा की आवाज सुनता है वो एक्साइटेड होकर बोलता है, मम। तंच कॉलर के नीचे से ही उसे ठंडी निगाहों से देखता है तो अंश फिर से चुपचाप तंच के पास चिपक जाता है, जैसे कोई बंदर हो। अमायरा गिल्ट से बोली, मैं मानती हूँ कि मेरे कारण आप सबको काफी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। डायरेक्टर गुस्से में स्क्रिप्ट नीचे फेंकते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है? उनके इतना कहते ही तंच अमायरा के सामने खड़ा हो गया और लाल आंखों से डायरेक्टर को घूरते हुए देखने लगा। डायरेक्टर डरते हुए अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वहीं अमायरा कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने तंच की पीठ देखी तो वो हैरान हो गई। वही डायरेक्टर इतने डर गए कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्या अमायरा छोड़ देगी अपने बच्चों के लिए फिल्म? क्या तंच ऐसा करने देगा? जानने के लिए बने रहे सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। एपिसोड 35, तंच प्लीज लीव मी, मुझे दर्द हो रहा। अमायरा लगातार तंच की पीठ को देख रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो रही थी। वहीं तंच बहुत गुस्से से डायरेक्टर को देख रहा था। डायरेक्टर की हालत खराब हो गई थी। तंच की आंखें धीरे धीरे काफी ज्यादा डार्क हो गई थी और उसकी मुट्ठी कसने लगी थी। उसने एक हाथ से अभी भी अंश को थामा हुआ था। अंश जो उसके शर्ट के अंदर था, तंच की पकड़ टाइट होते ही उसे हल्का सा दर्द होने लगा। जब अंश ने महसूस किया कि तंच की पकड़ और मजबूत हो रही है तो उसने उसके पेट पर खरोचते हुए अपना सिर ऊपर किया और तंच को देखने लगा। तंच को अंश की नाराजगी महसूस हुई तो उसने शर्ट के अंदर झांका। अंश गुस्से में उसे घूर रहा था, मानो किसी भी पल रो देगा। ये देखकर तंच ने जल्दी से अपनी पकड़ ढीली कर दी। अब जाकर अंश थोड़ा शांत हुआ, मगर गुस्से में उसने अपने छोटे छोटे हाथों से तंच के शरीर पर खरोचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वो अपने दांतों से उसे काटने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल एक छोटे चूहे की तरह। सभी ने देखा कि डायरेक्टर तंच से किस तरह डर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी सेकंड लीड निष्ठा ने तंच को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन सोचा, तारांकन, यह अच्छा मौका है। अगर अमायरा यहाँ से चली जाएगी तो मैं किसी भी तरह हीरोइन का रोल ले लूंगी। क्या पता मुझे इस बॉडी डबल के साथ रोमांस करने का मौका मिले। ये सोचते हुए वो दिन में ही सपने देखने लगी कि वो तंच के साथ रोमांस कर रही है, मगर वो ये भूल चुकी थी कि उसने अब तक तंच का चेहरा तक नहीं देखा। अपने असिस्टेंट के हिलाने पर निष्ठा होश में आए, फिर अपने हाथ बांधते हुए तंच से बोली, डायरेक्टर बिल्कुल सही है। अमायरा ऐसे कैसे फिल्म बीच में छोड़ सकती है? लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि उसकी कोई सीरियस प्रॉब्लम है। मुझे लगता है डायरेक्टर, आपको अमायरा पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। आखिरकार परिवार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता सच में कोई बड़ी इमरजेंसी हो। वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे अमायरा की बहुत फिक्र हो और वो उसकी मदद करना चाहती हो। निष्ठा को लगा कि तंच उसकी तरफ एक बार जरूर देखेगा, मगर तंच ने उसे देखना जरूरी भी नहीं समझा। तंच ने अपना एक हाथ अपनी जेब में डालते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कोल्ड आवाज में कहा, तारांकन, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझसे ऊंची आवाज में बात कर सके। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, तारांकन। डायरेक्टर ने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए तुरंत कहा,
आई एम सॉरी, मैं। डायरेक्टर इतना ही बोल पाए थे कि तभी थर्ड लीड गुस्से में आगे आया और बोला, तारांकन, तुम आखिर होते कौन हो डायरेक्टर को धमकाने वाले? तुम तो बस एक बॉडी डबल हो। कितना एटीट्यूड भरा है तुम्हारे अंदर। तुम जैसे हजारों बॉडी डबल मिल जाएंगे। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। तारांकन। तंज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ऊंची आवाज में बात करे। उसने अपनी तीखी नजरों से थर्ड लीड को देखा, फिर साइको की तरह अपने गर्दन में हाथ फेरते हुए डायरेक्टर को घूरने लगा। डायरेक्टर ने गुस्से से थर्ड लीड को घूरते हुए डांटा, तारांकन, अपना मुंह बंद रखो। तारांकन फिर डरते हुए तंज से बोले, तारांकन, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तारांकन। तारांकन इतना कहते ही वो घुटने के बल बैठ गया और जल्दी से अमायरा को देखकर बोले, तारांकन, अमायरा, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये रोल छोड़ना था ना? ठीक है, तुम जा सकती हो, पर प्लीज पहले मुझे माफ कर दो। तारांकन। सभी हैरान थे कि डायरेक्टर ने एक बॉडी डबल के सामने घुटने टेक दिए थे। अब सभी को विश्वास हो गया था कि तंज कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। निष्ठा का इंटरेस्ट अब और भी ज्यादा बढ़ गया था तंज में। अमायरा ने जल्दी से डायरेक्टर का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फिर जल्दी से बोली, तारांकन, नहीं, आप मुझसे सॉरी मत कहिए। गलती मेरी है कि मैं वक्त से पहले ही ये फिल्म छोड़ रही हूँ। आपका गुस्सा करना लाजमी था। प्लीज मेरे सामने हाथ मत छोड़िए। तारांकन। ये सुनकर डायरेक्टर खुश होकर तंज की तरफ देखकर बोले, तारांकन, तो आप इनसे कहिए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया है। तारांकन। अमायरा हैरान होकर तंज को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तंज क्या है, जिसके सामने डायरेक्टर भी डर रहे थे। उसने तंज को घूरते हुए कहा, तारांकन, क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ पर तमाशा कर रहे हो? तारांकन। वहीं तंज उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बस अमायरा के हाथ को देख रहा था, जिससे उसने डायरेक्टर के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसके अंदर एक अलग ही आग जल रही थी। तंज ने फिर अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और उसकी जलती हुई नजरें अभी भी अमायरा के हाथ पर थी। अमायरा ने जैसे ही यह महसूस किया, जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तंज ने अपने दूसरे हाथ से कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और दांत पीसते हुए बोला, यू विल रिग्रेट दिस, तारांकन। तंज ने अपनी लाल आंखों से आखिरी बार डायरेक्टर के हाथ को देखा, जिसे अमायरा ने टच किया था। फिर डायरेक्टर को जानलेवा नजरों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो डायरेक्टर को छोड़ने वाला नहीं है। डायरेक्टर का दिल डर से धड़क रहा था। तंज एक झटके से अमायरा को अपने साथ लेकर जाने लगा। अमायरा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तारांकन, क्या कर रहे हो तंज? मेरा हाथ छोड़ो। तारांकन, मगर तंज उसे जबरदस्ती लेकर बाहर चला गया। डायरेक्टर की हालत खराब थी। तभी जय प्रोड्यूसर को देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला, तारांकन, क्यों न हम शूटिंग को कुछ वक्त के लिए रोक दें? तारांकन। प्रोड्यूसर खुद घबराए हुए थे। उन्होंने सभी को देखकर कहा, तारांकन, मुझे लगता है हमें कुछ वक्त के लिए शूटिंग को पोस्टपोन करना होगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। तारांकन। निष्ठा अब भी तंज को देख रही थी। वो अपने मन में डेविल स्माइल करते हुए बोली, तारांकन, कुछ तो है इस लड़के में, लेकिन यह अमायरा को क्या पहले से जानता है? पता करना पड़ेगा। तारांकन इतना कहते हुए वह अपने गालों को सहलाते हुए अपने होठों को बाइट करती है। तंज ने अमायरा को जबरदस्ती अपने कार में ले जाकर बैठा दिया। अमायरा गुस्से में कुछ कहती, उससे पहले ही तंज ने उसके हाथ को पकड़कर बेरहमी से मरोड़ दिया। अमायरा को अपने हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर तंज उससे काफी ज्यादा ताकतवर था। अमायरा गुस्से से बोली, तारांकन, क्या कर रहे हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। क्या तुम पागल हो गए हो? तारांकन। तंज ने अमायरा के हाथ को अग्रेसिव तरीके से मसलते हुए उसके गालों को जोर से दबाया और बेदर्दी से बोला, तारांकन, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, होश खो बैठा हूँ मैं। और क्या जरूरत थी गैर मर्द के हाथ को पकड़ने की? मैंने तुम्हें समझाया था। मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई गैर मर्द तुम्हें टच करे। इसके लिए तुम्हें पे करना होगा वाइफी। मैंने पहले भी कहा था कि किसी को टच मत करना। अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तारांकन। उसने ये शब्द अमायरा के कान में डरावनी आवाज में कहे थे। अमायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसे तंज के शर्ट के अंदर से एक छोटा सा हाथ बाहर निकलते हुए दिखाई दिया। अंश ने अमायरा के बालों को पकड़ लिया। अमायरा ने देखा तंज के शर्ट के अंदर से एक छोटा सा सिर बाहर निकला। अंश मुस्कुराते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो अंश को देखकर प्यार से मुस्कुराई और अंश जल्दी से अपने हाथ को ऊपर करके उसके ऊपर कूद गया। अमायरा ने उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया और उसे किस करते हुए तंज को देखा। तंज ने उन्हें घूरा और फिर एकदम से दरवाजा बंद कर दिया, इतना जोर से कि उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अमायरा अंश को पकड़ते हुए उसके गालों को सहलाकर तंज को याद करके बोली, तारांकन, बेबी, मुझे 80% यकीन है कि यह इंसान ही तुम्हारा डैडी है, मगर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैडी हमेशा गुस्सा करते हैं? इस तरह में हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं, तारांकन? फिर वो अंश के गालों को चूमते हुए आगे बोली, तारांकन, क्या बेबी को डैडी के गुस्से से डर लगा? तारांकन। अंश थोड़ा सा अग्रेसिव लग रहा था।
वो कसके अमायरा को पकड़ लेता है ताकि वो जा ना पाए। अमायरा ने देखा कि अंश की मिल्क की बोतल रखी हुई थी। वो जल्दी से मिल्क की बोतल को उठाकर बोली, तारांकन बेबी, यह मिल्क तो बहुत गर्म है, और क्या तुम्हें भूख लगी है तारांकन? अंश ने अमायरा के गालों को सक करना शुरू कर दिया, फिर अपने सर को हुए सा सिर हिलाया। उसके बाद वह अपनी बोतल की तरफ इशारा करता है। अमायरा ने उस पर एक नजर डाली और फिर बोतल को पकड़कर गहरी सांस लेती है। तभी अंश एकदम से बोतल को टच कर लेता है। अमायरा तुरंत घबराते हुए उसके हाथ को हटा देती है। अंश रोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को अमायरा के सामने कर दिया ताकि वो फूंक मार सके। अंश रोनी आवाज में अंडरस्को मम ये, फिर वो अपनी हथेली पर फूंक मारकर फिर से अपनी हथेली को अमायरा के सामने कर देता है। अमायरा उसके ड्रामे को देखकर हंस देती है। वो तंश के गुस्से के बारे में भी भूल चुकी थी। वहीं तंश वापस सेट पर जा चुका था। वो इस वक्त एक कमरे में कुर्सी पर बैठा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। डायरेक्टर डरते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ चुके थे और उनके आसपास तंश के गार्ड्स खड़े थे। तंश के हाथ में इस वक्त एक गन थी, वो उसे घुमा रहा था। तभी डायरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, तारांकन, मिस्टर जिंदल, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो माफी भी मांग ली थी तारांकन। तंश ने डायरेक्टर के हाथ की तरफ देखा जिसे अमायरा ने टच किया था और फिर वह अपने गले पर हाथ फेरने लगा। उसके गुस्से की वजह से उसकी नसें उभरने लगी और माथे पर सिकन साफ नजर आने लगा। उसके बाद तंश ने गार्ड्स की तरफ देखा और गार्ड्स ने तंश की नजरों को समझते हुए डायरेक्टर को पकड़ लिया। एक गार्ड्स ने डायरेक्टर की हथेली पर गर्म पानी डाल दिया और उंगली काट दी। आह! डायरेक्टर की चीखें रूम में सुनाई देने लगी। थोड़ी देर में ही फर्श पर ढेर सारा खून फैल चुका था। तंश अपनी गन को लोड करते हुए डायरेक्टर को बिना किसी इमोशन के देखते हुए शैतानी आवाज में बोला, तारांकन, तंशवर्धन जिंदल की जिंदगी में माफी शब्द की कोई अहमियत नहीं है। एंड आई हेट द वर्ड सॉरी, एंड इवन मोर आई हेट पीपल हु से सॉरी, तारांकन। इतना कहते ही वो बिना वक्त गवाए डायरेक्टर के हाथ पर शूट कर देता है। इसके साथ ही पूरे कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया था। कुछ देर बाद तंश उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके चलने के तरीके में एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथ को ले जाकर अपने पॉकेट में डालता है। उसकी टी शर्ट पर खून के धब्बे थे और उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी। निष्ठा एक पिलर के पीछे छिपकर उसकी बैग को देख रही थी। वो थोड़ी डरी हुई नजर आ रही थी। जब तंश अपनी कार में पहुंचता है, उसने देखा कि अमायरा अंश को सुला रही थी। तंश को आते देख अमायरा उसे घूरने लगती है क्योंकि इस वक्त तंश काफी डेंजरस नजर आ रहा था और अमायरा ने उसके शर्ट पर खून के निशान देख लिए थे। ये देखकर वो चौंकी गई। तंश बिना उसकी तरफ देखे कार को स्टार्ट कर देता है और वो वहां से निकल जाते हैं। अमायरा के मन में एक ही ख्याल आ रहा था जिसे वह मानना नहीं चाहती थी। हिम्मत जुटाकर वो बोली, तारांकन, तुमने क्या किया है? क्या तुमने किसी को मार डाला? बोलो, तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के निशान क्यों हैं, तारांकन? तंश बिना कोई जवाब दिए उसे ठंडी नजरों से उसे देखता है और कार की स्पीड को बढ़ा देता है। अमायरा आगे कुछ नहीं पूछती, लेकिन उसके मन में तंश को लेकर डर और उलझन थी। दूसरी तरफ जय कहीं जा रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उसने कार को साइड में रोका और कॉल रिसीव करके कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से किसी की सीरियस आवाज आए, तारांकन सर, हमें पता चल चुका है कि मिनी मैडम जिस फिल्म की शूटिंग कर रही थी उसमें दृष्टि कॉर्पोरेशन ने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था। जिस रात उनकी मौत हुई थी उस रात दृष्टि कॉर्पोरेशन की सीईओ मिस दृष्टि उनके साथ देखी गई थी। आखिरी बार मिनी मैडम उनसे ही मिली थी और उसके बाद ही मिनी मैडम की मौत हो गई। मिनी मैडम के हाथ में जो बटन था वो मिस दृष्टि का था, तारांकन। जय ये बातें सुनते हुए गुस्से से तड़प रहा था। उसकी पकड़ फोन पर कसती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत पैदा हो रही थी। उसके साथ ही उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई और वो जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला, तारांकन, पहले मुझे लगा था कि ये सब मेरी गलतफहमी है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये सब कुछ सिर्फ तुमने किया है, दृष्टि बख्शी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब जयवर्धन सिंह बदला लेता है तो उसके दुश्मनों का क्या हश्र होता है। तारांकन इतना कहते हुए वो फोन को फेंक देता है और उसकी आंखों में नफरत और बदले की भावना साफ नजर आने लगती है। कुछ ही देर में जय दृष्टि के ऑफिस पहुंच गया। उसने मास्क पहना था और गुस्से से दृष्टि के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसने देखा कैबिन में दृष्टि के साथ एक लड़का भी मौजूद था जो बेहद हैंडसम था। वो लड़का दृष्टि के हाथ को पकड़कर खड़ा था। ये देखकर जय का चेहरा कोल्ड हो गया। वहीं दृष्टि भी उसे घूरने लगी। तभी वो हैंडसम लड़का जय से गुस्से में पूछता है, तारांकन, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ अकेले रहना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम कोई एम्प्लॉय हो तो यहाँ से जा सकते हो, तारांकन। ये सुनते ही जय के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने दृष्टि के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए एक तड़पती हुई आवाज में बोला, तारांकन, स्वीट हार्ट, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझसे प्यार किया, शादी के वादे किए थे और अब तुम किसी और से शादी कर रही हो। दिस इज नॉट फेयर। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा।
तारांकन इतना कहते हुए वो कसके दृष्टि के हाथ को पकड़ लेता है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दृष्टि से बहुत प्यार करता है। वहीं दृष्टि बिना भाव से खड़ी थी, मगर उसकी आंखों के हैरानी की एक झलक थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और हल्की सी घबराहट साफ नजर आ रही थी, जो जल्द ही गायब हो गई। तभी दृष्टि का होने वाला हस्बैंड गुस्से में जय और दृष्टि को देखने लगा। वो गुस्से में बोला, अंडरस्को दृष्टि, मुझे लगा तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मगर तुम्हारे पास तो बॉयफ्रेंड है। दृष्टि, याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला। आखिर क्या करेगा अब जय? तंश अपने गुस्से में अमायरा के साथ क्या कुछ गलत कर बैठेगा? जानने के लिए बने रहे। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।